हेलो डियर लर्नर्स, फ्यूचर ऑफिसर्स, डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मन लगा के जम के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इस साल का मेंस हो चाहे अगले साल का प्रीलिम्स, आप सभी के सपने ज़रूर सच होंगे। आप जहाँ जाना चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, डेफिनेटली आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। अपनी मेहनत पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी कंसिस्टेंसी पे, अपने आप पे ज़रूर विश्वास रखिएगा। आज से थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया जा रहा है। अभी तक जो हम लोग एक ट्रेडिशनल तरीके से करंट अफेयर्स डिस्कशन करते थे, थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। डिस्कशन में ये होगा कि पहले मैं एक एमसीक्यू, जो भी डेली की न्यूज़ रहेगी, उसी बेसिस पे मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। उन एमसीक्यू का आपको आंसर देना है, सो डैट आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और ये एमसीक्यू यूपीएससी बेस्ड होंगे। यूपीएससी में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आंसर भी देना है। और तब हम लोग न्यूज़ डिस्कशन करेंगे, सो डैट आपको दोनों का आइडिया मिले कि किसी भी न्यूज़ पे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहले मैं एमसीक्यू पूछूंगा, सो डैट कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही रैंडम तरीके से पूछे जाते हैं, जो आपने कहीं पढ़ा नहीं होता है, कहीं आपने देखा नहीं होता है। ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप वहाँ एग्जाम में घबरा जाते हो। दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं पहले क्वेश्चन को पुट करूँगा। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, उससे कंक्लूजन निकालिए, देन ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन, ओके। एंड देन इन द आंसर सेक्शन वी विल डिस्कस द अबाउट द न्यूज़, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। ये हैं आज की मेन न्यूज़ेस। पहली जो न्यूज़ है वो बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। हम सभी ने देखा है कि बहुत ही दुखद खबर आई है उत्तराखंड से। वहाँ पे आपका फ्लड्स आए हैं, क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, जिसकी वजह से 4 लोग, आई थिंक 4 लोगों के मारे जाने की खबर है और काफ़ी लोग लापता हो गए हैं। तो इससे रिलेटेड पहली न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ जो है इंटरनेशनल रिलेशन से है। आपका जो फिलीपींस के हेड ऑफ द स्टेट है, उन्होंने अभी अभी इंडिया को विजिट किया है। तो इस ड्यूरेशन में क्या क्या दोनों के बीच में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुई है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तीसरी न्यूज़ ऑब्वियस सी बात है, यूएस टैरिफ। ट्रम्प साहब चुप नहीं हो रहे हैं, ट्रम्प साहब चुप नहीं हो रहे हैं, बट इंडिया वाले भी अब कहाँ, ये नया भारत है, ये चुप नहीं रहेगा। बस वही वाला एटीट्यूड है हमारे अंदर भी, हम भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। तो इंडिया ने यूएस टैरिफ के रिस्पॉन्स में क्या क्या कुछ कहा है और क्या हमारी फ्यूचर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। अगली न्यूज़ इंटरनल सिक्योरिटी से है कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके मैटर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उसको टैकल किए जाने की ज़रूरत है। क्यों मनी लॉन्ड्रिंग इतनी होने के बाद भी आजकल कन्विक्शन रेट जो है बहुत कम रहा है, और इस पर क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू द गवर्नेंस, नेक्रो पॉलिटिक्स के बारे में बात की है। देखेंगे नेक्रो पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है। और लास्ट जो आज का एडिटोरियल है वो बेसिकली है कि किस तरीके से जो डिजिटल, आज के डिजिटल एरा में एक तरफ तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं कोई पर्सन ना छूट जाए, कहीं लीकेज ना हो जाए। जैसे आप किसी भी एक पीडीएस सिस्टम की बात कर लेते हैं, अब वो आधार बेस्ड हो गया है कि भाई आधार बेस्ड, या आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए, देन ओनली आपको राशन मिलेगा, ठीक है। तो हम एक तरफ तो ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई लीकेज ना हो, ठीक है, सही करप्शन कम हो, बट ऑन द अदर हैंड लोगों को एक डिजिटल काउंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। डिजिटल को कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें हो रही है, रेदर देन पीपल, जो पीपल का एक पार्टिसिपेशन हुआ करता था, उस तरीके से चीज़ें अब नहीं हो रही है। दिस विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज आर्टिकल, ओके। सो पहली एमसीक्यू की तरफ देखते हैं पहला जो आपके लिए सवाल है आज, आपको आईएएस बनने के लिए जो सबसे पहला सवाल आप सभी के लिए इसके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट है। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है कि फ्लैश फ्लड्स इन उत्तरकाशी वर कॉज्ड बाय द क्लाउड ब्रस्ट लाइक टेरिटोरियल रेनफॉल। Dharali, steep slopes and the fragile geology made it prone to the disaster. Construction norms were strictly followed in Uttarkashi. Fourth is the unregulated tourism and the hotel construction worsen that damage. ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो कौन बनेगा आईएएस, उसके लिए शुरू होता है पहला क्वेश्चन। आप लोगों को 10 सेकंड के आंसर अंदर में, 10 सेकंड नहीं, आई थिंक 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं, सोच समझ के बताइए फटाफट क्या आंसर होगा। ऑल्दो आई थिंक ये पहला लेक्चर है जो इस मॉड्यूल में मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अभी तक हम लोग ट्रेडिशनल वे में क्वेश्चंस को डिस्कस किया करते थे, राइट। तो सोचिए सोचिए और आंसर दीजिए। द करेक्ट आंसर इज, देखो यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ कहाँ पे। देखो आज भी ना यूपीएससी में कोई कितना भी कहते, एलिमिनेशंस के कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं। जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपको सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ पे देखो एक एक्सट्रीम वर्ड का यूज़ किया है, स्ट्रिक्टली। और ये लाइन पढ़ो, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स वर स्ट्रिक्टली फॉलोड इन उत्तरकाशी। कहीं भी इंडिया में
कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है? कहीं भी घर उठाए दिए जा रहे हैं, किला बनाए दिए जा रहे हैं, राइट? तो 3 इज द रॉन्ग वन. अब बचता है 1 एंड ए एंड सी, राइट? अब ए एंड सी में देखोगे तो फ्लैश फ्लड्स वर कॉज्ड बाय द क्लाउड बर्स्ट, लाइक पहला सही है. दूसरा आपका घरेलू स्टीप स्लोप्स इन द उत्तराखंड क्या है आपका शिवालिक रेंज के आसपास है, ठीक है, तो दूसरा भी सही है, स्टीप स्लोप्स है. अनरेगुलेटेड टूरिज्म भी आप देखो 2013 में जब टूरिज्म आया था, जब वहाँ पे कहो कि बहुत ही एक अनप्लान्ड वे में होटल्स एंड ये सब जो कंस्ट्रक्शंस हुए थे, कितनी तबाही मची थी फ्लड में, है ना? तो 4 इज ऑल्सो करेक्ट, सो करेक्ट आंसर शुड बी ए. लेट्स सी व्हाट्स द आंसर. तो ए इज़ द करेक्ट आंसर. और इससे रिलेटेड आज की जो न्यूज़ है वो ये है कि फ्लैश फ्लड्स इन उत्तराखंड लीव 4 डेड ऑन 5 अगस्त 2025. फ्लड्स struck धाराली टाउन इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, किलिंग एटलीस्ट 4 पीपल, हाईलाइटिंग द फ्रेजाइल नेचर ऑफ द हिमालयन इकोसिस्टम. ये काफ़ी एक बुरी खबर आ रही है. वहाँ पे क्लाउड ब्रेस्ट, देखो 2 तरह के डिजास्टर होते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड, ठीक है, जिसको आप ह्यूमन मेड कहते हो. कई बार क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर आता है बट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एरर्स, या कहो कि हमारी सेल्फिशनेस, स्वार्थ की वजह से हम उस डिस्ट्रक्शन को और डेवास्टेटिंग बना देते हैं, ठीक है. तो लेट्स सी कॉजेस क्या क्या है. एक्सट्रीम रेनफॉल, इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हुई है पिछले कुछ रीजन से. क्लाउड बर्स्ट हो गया है. तीसरा टोपोग्राफिकल एंड जियोलॉजिकल वर्नेबिलिटी. 86,000 फीट विथ स्टीप स्लोप, सोचो कितनी हाई एटीट्यूड पे है वो सिचुएटेड. स्लोप भी काफ़ी स्टीप है. द खीर गंगा रिवर आर ट्रिब्यूटरी प्रोन टू द रैपिड स्वेलिंग, ओवरफ्लोड एंड स्वेप्ट थ्रू द टाउन. अनरेगुलेटेड टूरिज्म एंड द कंस्ट्रक्शन, काफ़ी ज़्यादा होटल्स बन गए हैं आजकल, जिसको देखो बाइक उठाई और चल दिए उत्तराखंड और काशी और यहाँ वहाँ निकल देते हैं. अब टूरिज्म तो बढ़ता जा रहा है बट उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है. होटल्स बनते जा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनती जा रही हैं, दैट टू इन अनरेगुलेटेड वे. सो इट इज़ गोइंग टू काउज, ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू एग्जाबरेट द डिस्ट्रक्शन. जो भी आपका डिस्ट्रक्शन होने वाला है, मैंने बताया ना कि उसको हम लोग और बढ़ा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर ऑन फोर्स. क्लाइमेट चेंज भी एक मेजर फैक्टर है, ठीक है. हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इन शॉर्ट ड्यूरेशन इज अ क्लियर मैनिफेस्टेशन ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न इन द हिमालयन रेंज. ह्यूमन, अब इम्पैक्ट की बात की जाए, ह्यूमन लॉस हुआ है भाई, 4 लोग मर गए हैं, 60-70 लोग लापता हैं, ठीक है. 120 लोगों को बचाया गया है, हॉस्पिटलाइज किया गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, होटल्स डैमेज हुए हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हुए हैं, लोगों का नुकसान हुआ है, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट हुआ है, रिलीफ कैंप्स वर सेटअप, स्कूल शट, ट्रैकिंग परमिट्स कैंसल्ड, एवेक्यूएशंस ओवर्ड इन द नियर बाई विलेज. रिलीफ कैंप्स को सेटल किया गया क्योंकि जब तबाही आती है तो बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो सकते हैं, ठीक है. एक जगह से दूसरी जगह वो बह के चले जाते हैं या उनके वो घर में रहने लायक नहीं रहते. बाढ़ आई है ना, फ्लड आया है, कहाँ से रहेंगे वो? बीमारियां होंगी वहाँ पे, मच्छर, मक्खी, आई डोंट नो कितने तरह के सांप, 1000 तरह के वहाँ पे आपके इंसेक्ट्स मिलेंगे जिसकी वजह से और बीमारियां हो सकती है. सो उनको रिहैबिलिटेशन कैंप्स में शिफ्ट करना पड़ता है. नेशनल रिस्पॉन्स की बात की जाए तो भाई एनडीआरएफ की टीम है, उन्होंने अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है. वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्ट्रॉन्ग जरूरत है ताकि इस तरह के डिजास्टर्स को पहले प्रेडिक्ट किया जाए, टाइम पे सही तरह से डिसीजंस लिए जा सके. सस्टेनेबल टूरिज्म एंड जोनिंग लॉज की जरूरत है. कहीं ना कहीं देखो जो टूरिज्म है उसको और सस्टेनेबल बनाए जाने की जरूरत है. जो होटल्स है, ऐसा नहीं हो कि आप ज़रूरत से ज़्यादा होटल्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. स्ट्रिक्ट जो और बिल्डिंग्स भी बन रही हैं वहाँ पे बिल्डिंग कोड्स होते हैं, ठीक है, कि आपको इस एरिया में इस तरह के बिल्डिंग्स बनानी है, आपको ये चीज़ों को फॉलो करना है. वो सारे बिल्डिंग कोड्स को आपको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किए जाने की जरूरत है. वाटर शेड एंड द रिवर मैनेजमेंट उस एरिया में, क्योंकि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे नदियों का एक सर्किल है, आप मैप में देखना, सर्किल मतलब नेट है. तो वहाँ पे जो ना वाटर मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग जरूरत है बिकॉज रेनफॉल में ये सारी नदियाँ लबलबा जाती हैं. तो उस बहते हुए पानी को, उस आई मीन टू से कि वो जो बढ़ा हुआ पानी है, उस लेवल, उस पानी को अगर हम लोग ऐसे एरिया में ले के चले जाएं किसी तरीके से जहाँ सूखा आ रहा है, तो देखो 1 तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, राइट. तो वाटर मैनेजमेंट की सख्त जरूरत है. कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, जो आसपास के लोग हैं उनको डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले वहाँ के लोकल लोग ही एक्ट करते हैं. तो कम्युनिटी, वहाँ की लोकल कम्युनिटी को जो उस एरिया में सदियों सालों से रह रहे हैं, उनको इन्वॉल्व किए जाने की जरूरत है. क्लाइमेट एडाप्टेशन प्लानिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, ठीक है. एक क्लाइमेट एडेप्टेशन होता है, क्लाइमेट रिस्क मिटिगेशन होता है कि क्लाइमेट अगर हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे जो चेंजेस आ रहे हैं उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, और एक क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, दैट इज क्लाइमेट एडाप्टेशन, राइट.
इससे रिलेटेड जो मेंस का क्वेश्चन बनता है, फ्लैश फ्लड्स आर बिकम इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट in the Himalayan region. To what extent can the attributed to climate change? Examine with reference to recent incident and suggest policy intervention. 150 वर्ड्स में ट्राई करना. जैसे पहला क्वेश्चन प्री वाला हमने देख लिया, मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी देख लिया. तो आपका काम क्या है, क्वेश्चन ट्राई करना, राइट. अगला जो क्वेश्चन है, कौन बनेगा आईएएस के लिए, अगला क्वेश्चन. इंडिया एंड फिलीपींस अपग्रेडेड देयर टाइज टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2025. पढ़ा था न्यूज़पेपर. प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीट के बाद साइन ड्यूरिंग द समिट. अभी भैया फिलीपींस के जो हेड ऑफ स्टेट है वो आए हुए हैं इंडिया में, ठीक है. डायरेक्ट फ्लाइट्स एंड ई वीजा वर अनाउंस्ड. इंडिया प्रपोज्ड अ सॉवरेन डेटा क्लाउड प्रोजेक्ट इन द फिलीपींस. कौन कौन से आंसर्स हैं, चलो देख लेते हैं, फिर आके वापस से आंसर इसको वो करते हैं, है ना. क्या है आज की ताज़ा खबरें, ताज़ा खबरों को देखते हैं. विजिट ऑफ द फिलिपिनो प्रेसिडेंट क्या है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर टू इंडिया. बोथ नेशन एलिवेटेड है बायलैटरल टाइज, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोकस ऑन द डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, रीजनल कोऑपरेशन. डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्मलाइज्ड, ठीक है. कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है. उसके बाद हुआ है इन ए डिटेल एक्शन प्लान हैज़ बीन ड्रॉन टू इम्प्लीमेंट दिस एलिवेशन. मैरीटाइम एंड डिफेंस कोऑपरेशन हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में. साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन ने इंडिया ने अपना जो सपोर्ट है वो रीअफर्म किया है फिलीपींस के लिए कि भैया चाइना जो आप पे करता रहता है, जा करके बीच बीच में आपको छेड़ता रहता है, हम हैं आपके साथ, मैं हूँ ना, तो क्या टेंशन है ना. उसी तरह इंडिया ने हाईलाइट किया है यूएन का कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक है, जिसके अंतर्गत साउथ चाइना सी में, जहाँ पे देखो ये जो यूएन क्लॉज है ना 1982 ट्रीटी, ये फेयर यूज ऑफ सी वाटर बेसिकली से डील करता है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जोन में भी बाहर के आपकी परमिशन के बिना कुछ भी एक्टिविटी चल रही है. सो यहाँ ये यूएन क्लॉज ही गवर्न करता है, ठीक है. इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात करें, नेगोशिएशन ऑन द प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. अभी क्वेश्चन में कुछ सुना था, ऐसा सुना था तो पढ़ लो. दूसरा, इंडिया टू सपोर्ट ए पायलट सोवरेन डेटा क्लाउड प्रोजेक्ट इन द फिलीपींस. अच्छा, ये भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है भाई, देख लेते हैं. म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी एंड ट्रीटी ऑन द ट्रांसफर ऑफ द सेंटेंस्ड पर्सन साइन, ठीक है. म्यूचुअल एग्रीमेंट लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, ठीक है. अब सपोज वहाँ हमारा एक चोर पकड़ा जाता है, हमारा एक बंदा हमारे यहाँ से चोरी, यानी हमारा ही भारत का कोई आदमी है, वो पकड़ कर चोरी करके भाग गया फिलीपींस. बोला अब मैं फिलीपींस में बस मेरे तो मज़े ही मज़े. इंडिया वाले बोलेंगे रुक जा बेटा, हमारा है एग्रीमेंट, लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है फिलीपींस के साथ, ऐसे कैसे तुम्हारे मज़े खींच के ले आएंगे हम तो तुम्हें. तो उस पर भी ट्रीटी हुई है, ठीक है. कनेक्टिविटी एंड द पीपल टू पीपल टाइज. डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की जाएगी, डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस टू बिगिन इन 2025. चल रहा है अभी, ख़त्म नहीं हुआ, 7 महीने हुए हैं, 8 ख़त्म, अभी भी 5 महीने बाकी है. तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी बिल्कुल उसी पेस से करनी है जैसे कर रहे थे. फ्री ई टूरिस्ट वीज़ा फॉर द फिलिपिनो सिटीजन स्टार्टिंग अगस्त 2025. क्या बात है भाई, फ्री ई वीज़ा मिल जाएगा इनको, मज़े ही मज़े, ठीक है. क्रिटिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो एनहेंस इंडिया प्रोफाइल एज सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एड स्ट्रेटेजिक डेट टू द बायलैटरल डिफेंस एंगेजमेंट, open economic avenues through potential PTA and the digital infrastructure project. तो हमने देख लिया जो भी दोनों के बीच में डील हुई है, बातचीत हुई है, जो दोनों में गप्पे शप्पे लड़ाए जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड बातों को पढ़ लिया. अब क्वेश्चन को वापस. इंडिया एंड फिलीपींस अपग्रेडेड देयर टाइज टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2025. ए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट वाज साइंड ड्यूरिंग द समिट. Direct flights and e-visa were announced. India proposed a sovereign data cloud project in Philippines. बताओ अभी न्यूज़ पढ़ी है. बोलोगे सर चारों हुई हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात हुई है, डायरेक्ट फ्लाइट की भी बात हुई है, प्रपोजल इंडिया प्रपोज्ड ई सॉवरेन डेटा क्लाउड प्रोजेक्ट की भी बात हुई है, चारों तो हमने पढ़ी है. अरे मूर्खों, मेरे फ्यूचर ऑफिसर्स जो आज मूर्खों वाली हरकतें कर रहे हो, चारों कैसे हो जाएगी. दूसरा गलत है ना, साइन थोड़ी ना हुआ है, बात हुई है, बात चिड़ी है, अभी बात चल रही है. तो करेक्ट आंसर इज ए. देखो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से स्टार्ट ऑफ नेगोशिएशंस ऑन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है.
समझ गए? कुछ दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? घुसा तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये तो पहली वाली न्यूज़ कवर की, उसी से रिलेटेड है। क्लाइमेट अडेप्टेशन वाज सजेस्टेड एज ए वे फॉरवर्ड इन उत्तरकाशी प्रोजेक्ट फ्लड। हमने कुछ अडेप्टेशन की बात की तो थी, की थी तो बताओ क्या आंसर होगा? सही होगा कि गलत होगा? सही होगा। ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम वर्क रिकमेंडेड, रिकमेंडेड बिल्कुल होना चाहिए, मॉनिटरिंग सिस्टम तो होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन मोर होटल्स फॉर प्रपोज टू रिवाइव टूरिज्म, और कंस्ट्रक्शन करें होटल का है। रिवर बेड जोनिंग वाज पार्ट ऑफ पॉलिसी सजेशन, ठीक है। रिवर बेड जोनिंग जो है वो पार्ट ऑफ पॉलिसी सजेशन है। अब देखो ये भी बिल्कुल, कि कंस्ट्रक्शन मोर होटल्स और करना चाहिए यार। होटल्स की वजह से फिर अनरेगुलेटेड जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वही तो तबाही का वन ऑफ द मेन रीजन है। तो दिस इज ऑल, द करेक्ट आंसर इज 1 2 का 4, 1 2 का 4। याद आया किसी का गाना? अगर सुना हो तो 90s के हो, 90s के हो तो सुना तो होगा, नहीं सुना है तो जाओ यूट्यूब पे सुनना ये गाना अभी मन करे तो। ये पहली न्यूज़ है, वापस से कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगली न्यूज़ क्या है भाई? देख लो, पढ़ लो, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ना वरना बहुत पिटाई करूंगा मैं, ठीक है। इंडिया डिफेंडेड, अभी यूएस के साथ हमारी तू तू मैं चल रही है। ट्रम्प चचा कह रहे हैं नहीं हम नहीं छोड़ेगा, अमेरिका कह रहा है, इंडिया कह रहा है आग दिखाता है हमको, आग दिखाता है, हम आग निकाल के कंचा खेलेगा तुम्हारा, ठीक है। अभी पढ़ो इसको। इंडिया डिफेंडेड इट्स एनर्जी इंपोर्ट फ्रॉम रशिया पोस्ट ईयू सैंक्शंस। इंडिया ने अपने एनर्जी इंपोर्ट जो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं उनको डिफेंड किया है, किया है भाइयों और बहनों, किया है, हाँ किया है, ठीक है। इंडिया प्रपोज रिटेलिएटरी स्टेप्स लाइक डिलेइंग क्वाड डायलॉग, ठीक है। इंडिया ने धमकी दिया कि भैया क्वाड के डायलॉग हम वो कर देंगे उसको, जो हाल हमने अभी सार का किया है वो एक क्वाड का कर देंगे, समझ जाओ हमसे। तीसरा जो किया है, इंडिया है ज्वाइन द RCEP एग्रीमेंट रिसेंटली। इंडिया ने ऐसा कुछ किया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें साइन किया है नहीं किया है बताओ। इंडिया इज एक्सप्लोरिंग ऑयल ट्रेड विथ ईरान एंड वेनेजुएला। बिल्कुल यार, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, तेल की कमी है, तेल तो चाहिए ना बालों में लगाने के लिए, खाना में खाने के लिए, पेट्रोलियम तो चाहिए ना, ये वो वाला पेट्रोल है, ठीक है, उसको मत खा लेना। तो ऑयल ट्रेड जो है हम लोग ईरान और वेनेजुएला से कर रहे हैं। देखो पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरे की भी धमकी भी दी है, अब हमसे कुछ करोगे तो हम रिटेलिएट तो करेंगे, ठीक। चौथा भी सही है, तो 1 2 का 4, यहाँ 1 2 का 4 तो सही है। अब देखो कोई ऐसा भी ऑप्शन है 1 2 3 4 है, तो यानी RCEP एग्रीमेंट नहीं साइन किया इंडिया ने। क्यों नहीं किया है भाई? क्योंकि इससे जो हमारे जो फार्मर्स हैं कहीं ना कहीं उनको क्या हो रहा था, उनको नुकसान। ये डेयरी और एग्रीकल्चर वाला जो इशू है, ये आप जानते हो, हम इंग्लैंड के साथ भी बाइलेटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें वहाँ पे एग्जाम किया है उस सेक्शन को, राइट। सो करेक्ट आंसर इज 1 2 का 4, 4 2 का 1, राइट। माय नेम इज, क्या है आगे बताओ मुझे। अगला जो न्यूज़ है वो है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। ये जो है बेसिकली हमने डिस्कस तो कर लिया, हमने क्वेश्चन कर लिया, सॉल्व भी कर लिया, अब न्यूज़ देख लेते हैं क्या है न्यूज़। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, इनको नए जियो पॉलिटिकल चैलेंज मिल रहे हैं। कहाँ से? यूएस ने सेंक्शंस लगा दिया, ईयू ने कहीं एक दो कंपनीज को बैन कर दिया, ठीक है। सेंक्शंस ओवर इंडिया, ईयू इम्पोजेस सेंक्शंस ओवर इंडिया कंटिन्यूज इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल। यार इंडिया की जो फॉरेन अभी हमारी पॉलिसी है उसको कुछ तो चैलेंज मिल ही रहा है। अब देखते हो, अब देखो क्या किया है बेसिकली इंडिया का। इंडिया के पास एक डिलेमा है। डिलेमा कैसा कैसा डिलेमा है इंडिया के सामने? इंडिया के सामने डिलेमा ये है कि भाई देखो, आज तक हमने किसी भी ब्लॉक को सपोर्ट नहीं किया है। हमारी जो पॉलिसी रही है, जो फॉरेन पॉलिसी रही है, वो काफ़ी नॉन अलाइन तरीके से वर्क किया हम लोगों ने। बट अभी यार ऐसा कर दिया कि अगर या तो हम लोग रशिया से अपने रिलेशन बिगाड़ दें, रशिया से ऑयल लेना बंद कर दें, अपने देश में इन्फ्लेशन फैला दें, क्योंकि ऑयल जब महंगे रेट पे लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका असर देश में दिखेगा। ऑयल पेट्रोल के प्राइसेस, पेट्रोलियम और डीजल के पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे, जब वो बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हर सेक्टर पे असर पड़ेगा, तो देश में इन्फ्लेशन आएगी, महंगाई आएगी। एक तो हम अपने लोगों को हर्ट करें, और वो नहीं करना है तो हम वेस्टर्न नेशन के साथ अपना रिश्ता बिगाड़ लें। सो इंडिया इज इन डिलेमा, करें तो करें क्या, करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या, बस वही वाली बात है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक डिलेमा की बात करें तो या तो मेंटेन द स्टेटस क्यो, जैसा चल रहा है चल लेने दो यार,
हम तो तेल मंगवाएंगे, जो जिसको जो करना है करो, ठीक है, स्टेटस क्यू मेंटेन कर लेते हैं। बट इसका क्या होगा, हमारे ऊपर और ज़्यादा सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। 6 अल्टरनेटिव पार्टनर्स, ठीक है, लाइक अब हम ऐसा करते हैं, रशिया से हम थोड़ा सा उधर, ठीक है, रशिया के ऊपर अपना हाथ बनाए रखेंगे, बट हम लोग अपना दूसरा हाथ दूसरे देशों की तरफ, दूसरे पार्टनर्स की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे एनर्जी सोर्सेज डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, और किसी एक खास ब्लॉक पे हमारी जो वो है डिपेंडेंसी, वो भी कम हो जाएगी। रिटेलिएटरी काउंटर मेजर्स, हम कहेंगे रुक जाओ चचा, ट्रम्प चचा, तुमने हमारे ऊपर लगाया, हम तुम्हारे ऊपर लगाएंगे, ठीक है, हम ऐसा कुछ कर लें, या हम कुछ ऐसे एक्शंस ले, रिटेलिएटरी एक्शन, लाइक क्वाड है, क्वाड के में जो बातचीत होती है उसको बंद कर दें, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट बंद कर दें, ठीक है। ईयू के साथ जो हमारी ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रही है उस वहाँ पे नेगोशिएशन सस्पेंड कर दें, ठीक है। यूएस के साथ जो हम मेनली ट्रेड डील कर रहे हैं उसके भी हम लोग बंद कर दें, कुछ इस तरह के रिटेलिएशन कर सकते हैं, ठीक है। बट इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया ने बोला है हम तो रशिया से तेल लेंगे, हमें जो लेना है, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, वो इंडिपेंडेंट तरीके से चलती है, हम किसी कंट्री की तरफ झुके हुए नहीं हैं, हम फेयर तरीका, हम इवन इफ हम ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं वो भी काफ़ी फेयर रहता है, ताकि म्यूचुअल बेनिफिट हो, वन साइडेड बेनिफिट को देख करके नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग आपकी तरह सेल्फिश नहीं है कि हम सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए किसी देश को पूरी तरीके से बर्बाद करते हैं। तो ये क्या चीज़ दिखाता है, ये दिखाता है इंडिया की सॉवरेन असर्टिवनेस, ठीक है, कि हम लोग जो हैं सॉवरेन, हम लोग भी एज ए सॉवरेन कंट्री, हम अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिया ने जो है वेस्टर्न नेशन की हिपोक्रेसी को हाईलाइट किया है, कि स्टार्टिंग में भाई ये यूएस ही था जिसने बोला था कि रशिया से आप तेल ले लो, क्योंकि रशिया से तेल, ताकि वर्ल्ड में जो बैलेंस है वो बना रहे, ग्लोबल लेवल में ऑयल प्राइसेस का जो एक मतलब वो इन्फ्लेशन आए, ऑयल प्राइसेस का जो बैलेंस है वो बना रहे, ये स्टार्टिंग में यूएस की वजह से, यूएस ने ये इंडिया को एनकरेज किया था। इवन इफ आज की डेट में भी यूएस है ना रशिया से क्रिटिकल मिनरल्स ले रहा है, मेटल्स ले रहा है, ठीक है, इंडिया से दवाइयां मंगवा रहा है, इंडिया जो टैरिफ लगाया है ना वो इंडिया से फार्मास्यूटिकल्स जो मेडिसिन जाती है उस पर नहीं लगी है, उन्होंने बैन किया हमारे ज्वेलरी सेक्टर को, हमारे टूरिज्म से, ऐसी इंडस्ट्रीज को जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट खतरे, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये है ना यूएस की वेस्टर्न हिपोक्रेसी को दिखाता है। आज ही इंडियन आर्मी का एक ट्वीट आया है कि भाई 2 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा आपने आर्म सप्लाई किए हैं 1954 से, किसको, पाकिस्तान को, उससे जो ब्लड बात हुआ है हमारे देश में, उसके लिए क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। वाइडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बात की जाए तो एनर्जी सिक्योरिटी है। देखो हम अपनी जो भी फॉरेन पॉलिसी होती है वो हमारे इवन इफ हमारी किस चीज़ को देख के मंगाते हैं, हम अपने प्राइस फैक्टर को देख करके मंगाते हैं, ठीक है, हमें सस्ता ऑयल मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है हमारे लोगों का भला होगा, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, सो डैट वी कैन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अवर नेशन। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी दिखाता है, हम झुके नहीं हैं, किसी के दबाव में झुक नहीं रहे हैं। एक बगल में हमारे पड़ोसी हैं जो जहाँ रोटी फेंकी वहाँ है जीभ निकाल के भाग जाते हैं। यूएस इंडिया टाइप को कहीं ना कहीं ये टेस्ट है एक। इंडिया देखो ऊपर के लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे जो नाटक चल रहा है चलने दो, बट ग्राउंड लेवल पे अभी भी इंडिया यूएस वर्क कर रहे हैं डिफेंस के फील्ड में। इसरो ने नासा के साथ अभी निसार सैटेलाइट लॉन्च की है, देखो, है ना। तो अभी भी ग्राउंड लेवल पे काफ़ी काम चल रहा है, राइट। मल्टीलेटरलिज्म रोल इन द, कहीं ना कहीं इंडिया में रिकैलिब्रेट इट्स रोल इन द प्लेटफॉर्म लाइक ब्रिक्स इफ वेस्टर्न प्रेशर इंटेंसिफाइज। कहीं ना कहीं हमें जो वेस्टर्न लेड मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अपने वेस्टर्न लेड, सॉरी बोल रहा हूँ, जो वेस्टर्न लेड नहीं है, ठीक है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें अपने रोल को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, सो डैट हम वेस्ट के इस प्रेशर को उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे सकें। अगला न्यूज़, अगला क्वेश्चन, कन्विक्शन रेट अंडर पीएमएलए रिमेन्स वेरी लो। पीएमएलए क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कोर्ट्स हैव फ्लैग्ड मिसयूज ऑफ द लॉ एंड द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। असर्शन रीजन है। बताओ इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, तुम लोग ये भी नहीं सॉल्व करोगे तो कैसे काम चलेगा। इसका आंसर खुद सोचोगे और खुद बताओगे मुझे, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड न्यूज़ कवर कर लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलीगल अर्नड मनी इनटू लेजिटिमेट एसेट्स पोसेस अ सीरियस थ्रेट टू इंडियाज फाइनेंशियल इंटीग्रिटी एंड द इंटरनल सिक्योरिटी।
500 as per Finance Ministry recent report to Rajya Sabha, 5,892 cases have been registered under the Prevention of Money Laundering Act PMLA since 2015, but only 15 conviction। भाई 6,000 के अराउंड 5,892 केसेस को रजिस्टर किया, लेकिन सिर्फ 15 लोग कन्विक्ट हुए। क्या हो रहा है देश में? This wide gap reflects serious challenge in enforcement and judicial process related to financial crimes in India। देख लेते हैं, ठीक है। स्टेट देखो, जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है ना, कैसे काले को सफ़ेद किया जाए। काले घोड़े को सफ़ेद घोड़ा बनाने की बात नहीं कर रहा, काले पैसे को सफ़ेद पैसा बनाने की बात, ठीक है। इसमें 3 प्रोसेस होता है। प्लेसमेंट, किसी तरह उस काले पैसे को मार्केट में डाला जाए कैसे भी करके, ठीक। दूसरा होता है लेयरिंग, उस पैसे को अलग 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 अकाउंट में डाला जाए। और तीसरा होता है उस अलग 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 अकाउंट से हम लोग इकॉनमी में इंड्यूस करते हैं, ठीक है। कहीं से शिप लिया जा रहा है, कहीं से घर लिए जा रहे हैं, कहीं से सोना लिया जा रहा है, कहीं से स्कूल खड़े किए जा रहे हैं, कहीं से हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, बस आ गया पैसा, घुस गया, एनजीओ को डोनेट कर दिया जा रहा है, जाओ बेटा खुश है। एनजीओ का मालिक, कई बार ऐसे होता है एनजीओ का मिसयूज़ होता है, एनजीओ के मालिक को बोलते हैं 10% कमीशन तेरा, जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, बाकी पैसा मेरा। अब एनजीओ ने डोनेशन के नाम पे पैसा लिया, इन रिटर्न 90% वापस दिया, 10% में उसका भला, बाकी 10% एनजीओ का भला और 80% वापस गया जिसका। तो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ एनजीओ कैन बी मिसयूज, राइट। तो इशू क्या है? टैकलिंग मनी लॉन्ड्रिंग को आखिर टैकल करने में इशू क्या है? लो कन्विक्शन रेट, 6,000 केसेज आए, 15 लोग कन्विक्ट हुए, सत्यानाश। मिसयूज ऑफ द लॉ, देखो पॉलिटिकली मोटिवेशन, कई बार क्या होता है पॉलिटिकल, है ना, मिसयूज किया जाता है इस लॉ, ठीक है। मतलब क्या कहोगे तुम, पॉलिटिकल मिसयूज बहुत कॉमन फैक्टर है। कोई भी लॉ है भाई, पॉलिटिक्स है, साम दाम दंड भेद सब चलेगा, ठीक है। नेता लोग मिसयूज़ करते हैं किसी भी, या अब देखो कई बार हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऑब्वियस सी बात है, नाम लूँगा मेरा चैनल बंद हो जाएगा यार। बहुत मुश्किल से मैंने आप लोगों को जोड़ा है, एक एक बड़ी मुश्किल से मेरी रीच पहुँच रही है आपके पास, तो सो मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता। यूट्यूब बाबा की जय हो। प्रोसीजरल ओबेसिटी, देखो जो इसमें अरेस्ट होते हैं ना उसको पब्लिक नहीं किया जाता, ट्रांसपेरेंसी का इशू आता है। तो दीज आर द इश्यूज। अगर लीगल इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग से एक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या हथियार हैं, तो एक तो है पीएमएलए 2022, ये मेन एक्ट है। दूसरा एनफोर्समेंट डायरेक्ट, यही बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस को इन्वेस्टिगेट करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आ चुके हैं, पी चिदम्बरम वर्सेस ईडी 2019 और विजय मंडल लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 क्लैरिफाइड दैट प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड विदाउट ए क्रिमिनल केस। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात की जाए तो एफएटीएफ की रिकमेंडेशन है कि इंडिया जो है एफएटीएफ की गाइडलाइंस के साथ बिल्कुल वो मिला के कदम से कदम मिला के चलता है, ठीक है। ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड द टेरर फाइनेंसिंग, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हमने कई देशों के साथ साइन कर रखा है। देखो डीटी, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, पहले के लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ। डबल टैक्सेशन का जो डेटा है, ये अब जिन कंट्रीज़ के साथ हमने साइन किया है उनसे हम लोग डेटा भी एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है। ये भी टैक्स इवेजन और इलिसिट फंडिंग ट्रांसफर्स में आपका क्या है, रोकने में मदद करता है। तीसरा है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ओशियन रीजन, देखो एनहेंसेस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ट्रैकिंग ऑफ द सस्पिशियस ट्रांजैक्शन वाया रीजनल कोऑपरेशन। ओशियन रीजन में जो एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे हमने सेंटर्स बना रखे हैं, सो डैट अगर जो आपके सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या उनको रोका जा सके, उनको डिटेक्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं देखो इफेक्टिव वे फॉरवर्ड में देखो ट्रांसपेरेंसी के लिए जाने की ज़रूरत है, जो भी ईडी के इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, ताकि उनका मिसयूज़ ना कर सकें, ठीक है, गलत तरीके से किसी को गिरफ्तार ना किया जा सके। कन्विक्शन रेट को और बेटर बनाए जाने की ज़रूरत है, हमारे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेनिंग दी जाए, प्रोसिक्यूशन प्रोसेस को और स्ट्रेंथन किया जाए, पॉलिटिकल मिसयूज़ को रोका जाने की ज़रूरत है। ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है इसकी फंक्शनिंग को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, इनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से अलग किया जाए। जो पॉलिटिकल लोगों का पॉलिटिसाइजेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एंड डेटा शेयरिंग होना चाहिए विद अदर इंटरनेशनल टैक्स कॉर्पोरेशन मैकेनिज्म, ठीक है। और भी जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है ना, टैक्स गलत तरीके से टैक्स लोग जो लेके चोरी करके भाग जाते हैं, उनके साथ हमारा क्या होना चाहिए, हमारा बिल्कुल कांटेक्ट होना चाहिए।
ठीक है। इम्प्लीमेंट FATF रिकमेंडेशन रिगरसली, particularly on the beneficial ownership cross-border data exchange and monitoring non-financial sector। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर देना और शेयर कर देना और जुड़ जाना बस हमारे चैनल से, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, देखो ये अगला जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली क्या आपको बताना है मुझे, मैच कर लो। मैक्रो पॉलिटिक्स क्या होता है ये, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस और FATF कॉम्प्लियंस। ठीक है, अभी ये जो चारों ऑप्शन है ना हम देख लेंगे, हम अभी न्यूज़ देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और बनेंगे होशियार, और तब आके वापस करेंगे ये क्वेश्चन मेरे यार। वाह 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 वाह। आओ देखते हैं क्या है। नेक्रोपॉलिटिक्स रिफर्स टू द यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर टू डिसाइड हु मे लिव, हु मस्ट डाई। नेक्रोपॉलिटिक्स में क्या होता है ना, अगर कोई मर रहा है तो उसको गवर्नमेंट है ना फेलियर नहीं मानती है कई बार। ये दिस इज द एक्सट्रीम फॉर्म, दिस इज द एक्सट्रीम फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली किसी को नहीं मारते हो, बट इनडायरेक्टली जो वनरेबल सेक्शन है उसको छोड़ देते हो मरने के लिए। ठीक है, लैक ऑफ आप हॉस्पिटल फैसिलिटी, हेल्थ केयर सिस्टम्स बोल दो, या पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़, या सिचुएशंस या पॉवर्टी कह लो, उनको इस तरह की आप फैसिलिटीज़ नहीं देते हो कि वो अपने आप को बचा पाएँ, ट्रीटमेंट नहीं देते हो, या उनके एरिया में ऐसा इलाज अवेलेबल नहीं कराते हो बेचारे वो। मैं भी अनफॉर्चुनेटली जिस गांव से आया हूँ, वहाँ कई मैंने ऐसे डेथ्स देखी हैं कि लोग पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से जिनकी डेथ हो गई। So that is necropolitics. Necropolitics refers to use of political power to decide who may live and who must die. It critiques how states, institutions and systems expose marginalized population to death, violence and abandonment, not as accident but as deliberate outcomes of policy and the power structure. ऐसा नहीं होता। अब जैसे कोविड के टाइम में हमने देखा, कोविड के टाइम में हमने क्या देखा, देखो बायोपॉलिटिक्स और नेक्रोपॉलिटिक्स, इन दो का मतलब समझ लो। बायोपॉलिटिक्स वो चीज़ होती है जहाँ पे पॉपुलेशन को मतलब आप है ना उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे रहे हो, सैनिटेशंस दे रहे हो, उनका ध्यान रख रहे हो, डेट इज़ बायोपॉलिटिक्स, राइट। और नेक्रोपॉलिटिक्स है जो मेन कॉज की वजह से ना बने बट किसी लापरवाही से मर जाए, जैसे कोविड के टाइम में। अब बहुत सारे यात्री जो हैं जहाँ से चले थे अपने घर ही नहीं पहुँच पाए, बेचारे चलते चलते ही रास्ते में ख़त्म हो गए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, रेल यात्रा बंद हो चुकी थी, हवाई सेवा बंद हो चुकी थी। अब वो बेचारे जाएँ तो जाएँ कहाँ, जहाँ रहते थे वहाँ से निकाल दिया गया, घर जाते जाते पहुँचने का कोई साधन नहीं था, कोई साइकिल से गया, कोई पैदल गया, रास्ते में ही ख़त्म हो गया, कोई भूख से मरा, कोई प्यास से मरा, कोई सन स्ट्रोक से मरा। तो डेट इज़ नेक्रोपॉलिटिक्स। Death as governance. In necropolitics, death is not considered as a failure of the system, but is method evident in the war zones like Gaza, caste-based neglect in India, abandonment in the vulnerable groups during COVID-19 लॉकडाउन। यार ये abandonment जो है, जो भी वर्ड है, ये एग्जैक्ट तरीके से मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा, सॉरी फॉर दैट पुअर प्रोनाउंसिएशन, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स इन द कंटेम्प्रेरी कंसेक्स्ट। अब देख लो यार, कोविड-19 के टाइम में इंडिया में कितने लोग मर गए, एग्जाम्पल दिया। अभी गाजा की कंडीशन देखो, वार जोन एरियाज में कितने लोग वनरेबल है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, खाना नहीं मिलता है, हेल्थ केयर पुअर फैसिलिटीज़ है, बहुत तरह के इश्यूज़ हैं, ठीक है। वो बेचारे भूख से मरे जा रहे हैं। स्टेरिलाइजेशन ऑफ द दलित आदिवासी वुमेन एंड सर्विलेंस ऑफ मुस्लिम्स थ्रू डिजिटल प्रोफाइलिंग, ठीक है। ग्लोबल साइलेंस ऑन द सिविलियन डेथ्स। अब ये जो साइलेंस है, जो गाजा में मर रहे हैं, यमन में मर रहे हैं। आप देखो जब वेस्टर्न नेशंस में, यूक्रेन में जब आज इतने लोग मार रहे हैं, जो भी हो रहा है, एटलीस्ट यूरोप आवाज़ तो उठा रहे हैं, अमेरिका आवाज़ तो हो रहा है, इंडिया को धमकी दे दी, बट गाजा यमन में लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पुअर कंट्री है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अफ्रीका में ना जाने हर साल कितने लोग बीमारी से मर जाते हैं, कोई देखने नहीं आ रहा, कोई पूछने नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो पुअर कंट्रीज। कैसे ये हमारे एथिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस को टच करता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का अधिकार देता है, हर किसी को जीने का अधिकार है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहीं ना कहीं एक सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, चाहे पॉवर्टी, कास्ट, रिलीजन, रेस से ऊपर उठ करके हर इंसान को, देश के हर इंसान को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। एथिकल स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि यार हर इंसान को मतलब
एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, ठीक है। लाइक इंडिविजुअल को एंड की तरह नहीं ट्रीट करना, मतलब एंड इंडिविजुअल को मीन्स की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, एंड होना चाहिए। मतलब मीन्स कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि किसी इंसान को आप रास्ता बना करके आगे बढ़ते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि किसी का फ़ायदा उठा करके आगे बढ़ना, तो अब वहाँ पे आदमी एक मीन, एक तरीका, एक मतलब सो यूज़ होता है, एक उसका यूज़ किया जाता है, तो दैट शुड नॉट हैपन। Necropolitics challenge very fabric of democracy, revealing how governance can become a tale of the tool of the abandonment rather than the inclusion. ठीक है, recognizing this invisible violence is the first step towards resistance. Conclusions अच्छे होते हैं, लिख लिया करो। इससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चंस भी है। हाउ डू कास्ट, क्लास एंड communal identities influence the creation of death words in India? Explain with reference to concept of necropolitics. आज का जो एडिटोरियल है वो बेसिकली वही है कि आधार बेस्ड आज चीज़ें होती जा रही हैं। आपको चाहे जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो रही हैं, वहाँ पे आपने टेक्नोलॉजी को ज़्यादा डाल दिया है, ऐसा कहना है ऑथर का। आपने ये तो इंश्योर किया है कि कहीं ना कहीं लीक ना हो, करप्शन कम हो, ठीक है। बट जो एक पार्टिसिपेशन हुआ करता था, जो एक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी हुआ करती थी, ठीक है, राइट बेस्ड जो पार्टिसिपेशन होता था, लोगों का एक हक होता था, कहीं ना अब देखो इस चक्कर में हुआ क्या है, बहुत लोग जिनके पास फ़ोन नहीं है, जो डिजिटली कनेक्ट नहीं है, जो गरीब लोग हैं यार, उनको क्या पता भाई आधार कार्ड क्या होता है। नहीं, उनको कोई जा करके बोलेगा जब तब जा करके तो वो बनाते हैं, पता ही नहीं। आप देखो रास्ते पे आपको बहुत सारे आज भी लोग मिल जाएंगे जो झोपड़ी बना बना के रहते हैं, टेम्प्रेरी बेसिस पे रहते हैं, उनको कोई सोशल वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। Technology calculus versus democratic deliberation. Welfare schemes like PM Scan, E-Shram, guided by a logic measurable outcomes or audiability algorithm control rather than community participation or right-based entitlement. ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें हुई हैं ना, इसकी वजह से जो अधिकार मिलना चाहिए बहुत लोगों को, वो बहुत लोग उससे अछूते रह जा रहे हैं। अभी बिहार में आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो SIR जो चला था वोटर लिस्ट में, अब वो भी इसी तरह का एक एग्जांपल देखो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पुट तो कर दिया, बट उसमें इतने सारे फॉर्म्स स्टार्टिंग में भरने थे कि एक गरीब आदमी को क्या पता यार क्या क्या फॉर्म्स लगते हैं, हो सकता है उसके पास हो भी ना। तो बट राइट टू वोट तो सबका अधिकार बनता है ना। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स शुड नॉट हैपन कि आप टेक्नोलॉजी के बेस में आप ऐसा ना हो कि आप लोगों का अधिकार छीन लें। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशंस की जो महत्वता है, उसको आप क्या करें, उसको आप वायलेट करें। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, अगर अब इन सब चीज़ों की वजह से देखो सोशल सेक्टर पे क्या असर पड़ा है। जो पहले एक्सपेंडिचर 21% एवरेज होता था, अब 17% पे रह गया है। अफेक्टिंग वल्नरेबिलिटी सेक्टर्स लाइक, ये मतलब अब ये भी हुआ है, कम खर्च होने लगा है, जिसकी वजह से वनरेबल सेक्टर लाइक माइनॉरिटीज़ और लेबर न्यूट्रिशन, इनका ये लोग काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। डिसकनेक्ट बिटवीन द स्टेट प्रायोरिटीज एंड द ग्राउंड लेवल नीड्स, कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेट प्रोस्पेस्ट कमिटमेंट टू ए सोशलिस्टिक इथोस। क्राइसिस इन द ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड RTI रिजिम। देखो हमारे देश में ना RTI केसेस भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है और उनकी वैकेंसीज भी बहुत खाली है। ये यार RTI एक वन ऑफ द की पिलर माना जाता है फॉर द डेमोक्रेटिक वेलफेयर। RTI एक्टिविस्ट ही तो थे जिन्होंने इतने सारे स्कैम्स को डिस्क्लोज किया, ठीक है। अब RTI आपकी एक तो पहले तो RTI जो एक्टिविस्ट हैं, RTI के जो बेसिकली आपके इस लॉ को आपने डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। जो पहले एक प्रोटेक्शन मिला करती थी, पहले जो एनोमिनिटी बनी रहती थी, कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपने डाइल्यूट कर दिया। दूसरा, सेंट्रल CIC जो है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो मेन CIC होते हैं, उनके भी वहाँ पे भी चेंजेस किए, वो सबको पता है, हम सब ने पढ़ा है, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंस होती है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, उस इंडिपेंडेंस को भी कम कर दिया पहले से। तो यार करप्शन होगा देश में, कैसे पता चलेगा? तो दैट्स अ मैसेज, इसको राइट किए जाने की जरूरत है। नीड फॉर रिफ्लेक्सिबिलिटी एंड द पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। वेलफेयर मस्ट मूव बियॉन्ड द सेंट्रलाइज्ड वन साइज फिट फॉर ऑल मॉडल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए
कि हर जगह डिजिटल, आपका ये जो डिजिटल इंक्लूजन वाला तरीका है हर जगह काम आएगा। आप केरला से सीख सकते हो, जहाँ पे कुदमश्री योजना के अंतर्गत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उन्होंने इंटरमीडिएटरीज की तरह काम किया था। ये एग्जाम्पल बहुत प्यारा है, बहुत जगह दिया जाता है, आज से नहीं, जब मैं एग्ज़ाम देता था तब से दिया जा रहा है। सो दिस एग्जाम्पल मस्ट बी इन योर बुक, this example must be in your essay, this example must be in your ethics, this example must be your in social justice paper। ठीक है, आपके अलग अलग सब्जेक्ट में यह एग्जाम्पल जरूर होना चाहिए। Institutions like Gram Sabha, GPDP, community-based audit must be empowered to restore the bottom-up accountability। ठीक है, थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, ठीक है, जो न्यूट्रल रह करके डिसाइड करे कि भाई कहीं करप्शन हो रहा है, लीक हो रहा है, उन सब चीज़ों को। ठीक है, राइट टू एक्सप्लेनेशन इन ये जो राइट टू एक्सप्लेनेशन का अधिकार मिलना चाहिए। राइट टू एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर आपको किसी चीज़ से बाहर कर दिया जाता है तो आपको जानने का अधिकार है कि मुझे इस स्कीम से क्यों बाहर रखा है। इंसेंटिवाइज सिविल सोसाइटी टू प्रमोट ग्रास रूट पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल लीगल लिटरेसी। ठीक है, ऑफलाइन फीडबैक फॉल बैक मैकेनिज्म फॉर डिजिटल एक्सक्लूजन एंड स्टैट्यूटरी वॉइस ऑडिट्स ऑफ वेलफेयर एल्गोरिथम इंश्योर फेडरल प्लूरलिज्म इन द वेलफेयर पॉलिसी डिज़ाइन। ये फेडरल प्लूरलिज्म का मतलब हो गया डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट जो आपका कम्युनिटीज़, सबको इंक्लूड किए जाने की ज़रूरत है। डेट इज़ कंटेक्स्ट बेस्ड एंड द रीजनली एडेप्टेड। ऐसा होना चाहिए कि वो रीजनली एडेप्टेड होना चाहिए। अब आदिवासी लोगों से जा करके आप कहोगे कि मुझे मोबाइल पे OTP, आप ये फ़ोन लो, जब OTP ऑथेंटिफिकेशन होगा तब हम आपको ये देंगे, तो विल दैट पॉसिबल, इज़ दैट पॉसिबल? नहीं हो पाएगा ना। तो ये रीजनली एडेप्टेड होना चाहिए कि आप जिस कल्चर के लोगों को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, जिनका भला करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट उस वहाँ पे क्या एजुकेशन लेवल है, किस तरह का उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को। तो आशा करता हूँ आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, बताना फीडबैक में कैसा लगा, और जुड़ना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। कल फिर मिलते हैं कल की न्यूज़ के साथ। ठीक है।